तो भाग्यश्री उस लड़के को धक्का देकर गिरा देती है और इसी बीच उस लड़के का ध्यान भाग्यश्री के ऊपर चला जाता है, जिससे वो कौवा उड़ जाता है। उस लड़के को देखकर भाग्यश्री बहुत गुस्सा करती है। ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें खबर भी है? पागल हो क्या तुम? एक तो उस कौवे को उड़ा दिया, ऊपर से मुझे से सवाल कर रही हो। तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं भाग्यश्री हूँ। तुम्हें पता भी है वो कितना बदमाश था? जब भी हम अपने दोस्त के साथ यहाँ खेला करते थे तो वो हम सभी को आवाज निकाल निकाल कर परेशान किया करता था। हम उसे सजा दे रहे थे और तुमने हमें रोक लिया, बेवकूफ लड़की। तुम इतनी छोटी सी बात के लिए कौवे को इतनी बड़ी सजा देने चले थे? आपको कोई हक नहीं है किसी भी प्राणी की जान लेने की। तभी पीछे से नरसिंह देव और कमलेश बात करते हुए आ ही रहे थे। वे दोनों इन दोनों की बातें सुन लेते हैं तो कमलेश अपनी बेटी को चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नरसिंह देव उसे रोक देता है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो कमलेश, जरा हमें भी तो देखने दो कि तुम्हारी बिटिया कितनी समझदार है। नरसिंह देव और कमलेश थोड़ी देर तक ऐसे ही उन दोनों के बीच चल रही छोटी सी बहस को सुनते रहते हैं। भाग्यश्री की बातों को सुनकर नरसिंह देव को ये एहसास होता है कि भाग्यश्री वाकई में बहुत बुद्धिमान और समझदार बच्ची है। नरसिंह देव उन दोनों के पास जाता है। वाह बेटे वाह, तुम्हें कितनी दया भावना है जानवरों के लिए। और एक मेरे बेटे को देखो, एक मासूम पक्षी की जान लेने चला था नालायक। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का नरसिंह देव का ही इकलौता बेटा जितेंद्र है। क्या पिताजी, आप भी इस लड़की की तरफ से ही बोल रहे हैं? बेटा लेकिन ये बात तो सही है ना कि तुमने उस कौवे के साथ गलत करने की कोशिश की है। मालिक बच्ची है, माफ कर दीजिए। बेटा जितेंद्र, तुम गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूँ अपनी बेटी को। अरे कमलेश तुम चिंता मत करो, वो ऐसा ही है। अभी थोड़ी देर में ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, देखना। अंकल जी, आपको पता है ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसकी ये बात सुनकर नरसिंह देव और कमलेश हंसने लगते हैं। भले ही उसकी उम्र 10 साल की है, लेकिन उसका दिमाग किसी 15 साल की लड़की से कम नहीं था। और तभी नरसिंह देव अपना मन बना लेते हैं कि वो भाग्यश्री को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। लेकिन इससे पहले वो अपनी पत्नी माला देवी से इस बारे में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो उस दिन कमलेश से कुछ नहीं कहते। वे अपने घर में भाग्यश्री के रिश्ते की बात करते हैं तो माला देवी भी अपने पति की बात पर सहमत हो जाती हैं। माला देवी की बड़ी बहन का नाम मंजुलिका था और मंजुलिका थोड़ी तेज तड़ाक औरत थी। उसके पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और उसके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी छोटी बहन माला देवी के घर में ही रह रही थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रियतारा था। प्रियतारा देखने में बहुत सुंदर और गोरी थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे 7वें आसमान पर चढ़ा रखा था। यहाँ तक कि उसे किसी से कैसे बात करना है ये सलीका भी नहीं आता था। और जब मंजुलिका को पता चलता है कि जितेंद्र का रिश्ता तय होने वाला है तो वो मन ही मन नाखुश हो रही थी। और ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। तो जितेंद्र के परिवार वाले कुछ दिन बाद कमलेश के घर आते हैं भाग्यश्री का रिश्ता लेकर। तो जैसे ही उसका परिवार कमलेश के घर आता है, भानुमति ने उस दिन बहुत सारे पकवान बनाए थे। अरे मालिक, आप हमारी बेटी का विवाह अपने बेटे से करवाना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मालिक। मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं खुशी के मारे। अरे क्या कमलेश, तू भी ना। अरे तेरी जैसी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी तो ये सौभाग्य की बात होगी ना हमारे लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ मालिक। सब हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही कमलेश और नरसिंह देव के बीच बातचीत हो रही थी और दूसरी ओर भानुमति मेहमानों के लिए कचौड़ियाँ और समोसे तल रही होती है। थोड़ी देर बाद सारा नाश्ता तैयार हो जाता है और वो तैयार नाश्ता लेकर हॉल रूम में आ जाती है। जी नाश्ता करिए अब आप सब लोग, पहले खा लीजिए फिर आराम से बात करिएगा। जितेंद्र समोसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बचपन से ही समोसे बहुत पसंद थे। तो उस समय दिन के 1 बज रहे थे। भाग्यश्री उस वक्त स्कूल गई हुई थी। थोड़ी देर में वो स्कूल से थक के वापस आती है तो देखती है कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और वो फिर से उसी लड़के को देखती है। वो तो उसे देखकर कुछ नहीं बोलती, लेकिन जितेंद्र भाग्यश्री को देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। पापा देखो, ये लड़की फिर से आ गई। एक तो मेरे घर का समोसा खा रहे हो और मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। ये घर तो कमलेश अंकल का है, तुम्हारा नहीं।
भाग्यश्री तो अभी बच्ची थी, उसे क्या मालूम था कि कहाँ पर क्या बोलना है। वो तो समोसे को लेकर जितेंद्र से लड़ने लगी। इन दोनों की ऐसी बचकानी हरकतें देखकर दोनों परिवार हंसने लग जाते हैं। जहाँ सभी लोग भाग्यश्री और जितेंद्र की मासूम लड़ाई को देखकर हंस रहे थे, वहीं दूसरी ओर मंजुलिका चुपचाप मुंह बनाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे भाग्यश्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। माँ, ये लड़का मुझसे लड़ाई कर रहा है और आप सब हंस रहे हैं। अरे बेटा, तुम बात ही ऐसी कर रही हो कि हमें हंसना पड़ रहा है। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम भी आओ, समोसे खा लो, बैठो यहाँ पर। भाग्यश्री अपनी माँ की बात कभी नहीं टालती थी, इसीलिए वो उनकी बात चुपचाप मान जाती है और सोफे पर चुपचाप बैठ भी जाती है। उस समय जितेंद्र और भाग्यश्री एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को मुँह चिढ़ा रहे थे। अच्छा बेटा, हमें पता है कि ये लड़का तो बहुत ही शैतान है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम दोनों आपको कैसे लगे। हाँ, आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए ना, आप दोनों कितने अच्छे हैं, सबसे कितने प्यार से बात करते हैं, और आपका बेटा कितना शैतान है। ऐसा क्यों? तो ठीक है बेटा, आप इसे सुधार देना, ठीक है? मैं इन्हें कैसे सुधार सकती हूँ अंकल जी? बेटा, हम आपका रिश्ता लेकर आपके घर में आए हैं और अब जल्दी आप हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर आएंगी। भाग्यश्री को पता चल जाता है कि ये लोग तो उसका रिश्ता करने के लिए आए हुए थे। हालांकि उसको शादी का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन उसके गांव में इतनी सारी शादियां हुई थी और उसने सभी लड़कियों को दूसरे के घर जाते हुए देखा था, तो उसे इस बात की खबर तो थी कि शादी हो जाने के बाद हर लड़की को किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। और वैसे भी वो प्रिया की हालत तो देख ही रही थी। बेचारी ये बात सोचकर परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर भानुमति ये नहीं चाहती थी कि भाग्यश्री को इस बात की भनक हो कि अब उसकी शादी होने वाली है। वो तो उसको आराम से बैठाकर समझाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही माला देवी ने उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन मुझे किसी के घर नहीं जाना है, मुझे नहीं रहना। और वो अपना स्कूल बैग वहीं पर छोड़कर अपने कमरे के अंदर रोती हुई चली जाती है। भानुमति और कमलेश थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर मंजुलिका इस बात का फायदा उठाकर माला देवी के कान में कुछ कहती है। अब अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या मंजुलिका इस शादी को तोड़ने में सफल हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।